नमस्कार दोस्तों, किस्सा का हिस्सा में आपका फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किस्से का नाम है 82 16.6 किलोमीटर। तो सुनते हैं ये किस्सा और आप बनिए इस किस्से का हिस्सा। टाइगर बाबा, ये कैसा नाम है? मैंने तो सुना था टाइगर बाम होती है और अब ये बाबा। मेरे इस सवाल पर विपिन केवल मुस्कुरा दिया और दूर गाड़ी के पास खड़ा संदीप भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। चलिए आपको शुरुआत से किस्सा सुनाते हैं। शिवपुरी चलना है, लेकिन मैंने सुना है आजकल वहां राफ्टिंग बंद है। लेकिन जब मैंने विपिन को बताया कि नहीं, अभी भी कुछ कैंप हैं जो राफ्टिंग करवा रहे हैं, तो विपिन झट से राजी हो गया। और विपिन के साथ ये बात है भी, अक्सर इस तरह के ट्रिप्स, एडवेंचर या एक्सपीडिशंस में जाने के लिए विपिन हमेशा तैयार रहता है। दिसंबर का महीना था और सामने एक लॉन्ग वीकेंड दिखाई दे रहा था। अब अगर लॉन्ग वीकेंड हो और आपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो सोशल मीडिया पर अक्सर आपको बोरिंग इंसान मान लिया जाता है। लॉन्ग वीकेंड गया और आपने अपनी डीपी अगर चेंज नहीं की या सोशल स्टेटस अपडेट नहीं किया, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ खास हो नहीं रहा है। बहरहाल हमारे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वीकेंड था तो हमें लगा कि चलिए लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा उठाया जाए और कहीं बाहर जाया जाए। अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिसंबर के महीने में अगर आपको ड्राइविंग करके कहीं जाना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। आप या तो हिमाचल की तरफ जाएंगे या फिर उत्तराखंड। अब चूंकि मैं हिमाचल से हूं और अक्सर हिमाचल के शहरों में मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मुझे लगा चलिए कुछ डिफरेंट करके आते हैं और शिवपुरी चलते हैं, राफ्टिंग की जाएगी। तो विपिन से बात होने के बाद हमें लगा कि चलिए अब संदीप को अपने प्लान में शामिल किया जाए। दरअसल हम 3 दोस्त, मैं, विपिन और संदीप, हम दिल्ली में आसपास ही रहते हैं और अक्सर परिवार के साथ हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। और इस तरह के जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो एक दूसरे से हम इसके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं और अगर प्लान बन जाता है तो साथ ट्रैवल करते हैं। अब संदीप पेशे से ट्रेनर हैं, तो उनके पेशे में ट्रैवलिंग भी खासी रहती है। तो हमें लगा पहले चेक कर लिया जाए कि क्या वो अभी दिल्ली में हैं या जिस डेट्स की हम बात कर रहे हैं उस समय उनका कोई ट्रैवल का पहले से कोई प्लान तो नहीं है। हमने संदीप को फ़ोन लगाया तो संदीप शायद अभी परिवार के साथ कहीं जाने का मन बना रहे थे लॉन्ग वीकेंड पर हमने फ़ोन करने से पहले अपने आप में इतनी एक्साइटमेंट डाल दी फ़ोन पर कि फिर संदीप से ना कहा नहीं गया। तो प्लान बन गया। ये मंगलवार की बात है और हम फ्राइडे को शिवपुरी जाने की बात कर रहे थे, जो कि अब एक प्लान बन चुका था। और अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो ये बहुत एडवांस प्लानिंग थी मेरी तरफ से। अक्सर मेरा लास्ट मिनट पर ही जाना होता है और लास्ट मिनट पर ही प्लान बनता है। तो फिर हमने अपने अपने रोल बांटे, क्योंकि विपिन इस तरह के कामों में माहिर हैं जहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था करनी हो, रिजॉर्ट का पता लगाना हो, कहाँ ठहरना चाहिए, तो ये काम विपिन पर छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ संदीप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और मेटिकुलस भी हैं, तो पूरे टूर की प्लानिंग, कितने बजे शुरू किया जाएगा, कहाँ पहुंचा जाएगा, लंच कहाँ होगा, इस सब की जिम्मेवारी संदीप के कंधों पर आई। और मैंने चुपचाप कौन सी वाइन, कौन सी स्पिरिट्स, किस तरह के स्नैक्स रहेंगे का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। तो अब ये प्लान बन चुका था। हम लोगों ने प्लान को फाइनल करने की बात की और फोन काटा। फोन रखते ही मुझे याद आया कि मेरे एक और मित्र हैं, आशु डबराल, जो कि शिवपुरी काफ़ी बार जा चुके हैं और काफ़ी सारे जो कैंप्स है शिवपुरी में उनके बारे में उनका अंदाज़ा है।
तो फिर मैंने आशु को फ़ोन लगाया। तो आशु ने मुझे बताया कि हाल फिलहाल में वो जिस कैंप में जाकर रुके वो एक छोटा सा कैंप है, रॉयल टाइगर नाम का कैंप, जिसे पार्था करके एक व्यक्ति हैं जो चलाते हैं। और ये एक छोटा कैंप है पर बिल्कुल गंगा नदी के किनारे है और अच्छा वाइट सैंड बीच है इनके पास। कुल मिला के 12-13 टेंट है, पर साफ सुथरा और अच्छा टेंट है। और साथ ही ये राफ्टिंग भी करवाते हैं। तो मैंने आशु से पार्था का नंबर लिया और फिर पार्था को फ़ोन लगाया। पार्था ने उस समय तो मेरा फ़ोन उठाया नहीं, बट मुझे लगा कि ठीक है, अभी शाम को एक बार फिर पार्था से बात की जाएगी और इस बीच विपिन अपनी तरफ से कौन सा कैंप होगा, कैसा कैंप होगा, उस तरह का इंतज़ाम कर ही रहे हैं। पर अब हमारा प्लान बन चुका था। करीबन 4-4:30 बजे पार्था का फ़ोन मुझे आया। मैंने जैसे ही आशु का रेफरेंस दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ, आप आइए, कैंप खाली है। लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे हिदायत भी दी कि देखिए, एक तो मौसम के मिजाज का कुछ मालूम नहीं है, तो अगर बारिश होती है तो शायद राफ्टिंग ना हो पाए, और दूसरा क्योंकि ये ऑफ सीज़न है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे कैंप में बाकी लोग हों। तो मैंने हंसते हुए पार्था से कहा कि वी आर मोर देन कंपनी, वी आर 3 पीपल कमिंग। तो लोग हैं या नहीं हैं उस बात से तो हमें ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम राफ्टिंग ना कर पाए तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट हम चांस लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं फ़िलहाल कैंप साइट पर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैंप का मैनेजर है उसका नाम है मिथुन, तो मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, आप उससे बात कीजिए और पूरी प्लानिंग कर लीजिए और आप फ्राइडे आएँ। तो मैंने फिर विपिन को फ़ोन किया और बताया कि आप कैंप की व्यवस्था ना कीजिए, क्योंकि मैं कैंप के बारे में पूरी जानकारी जुटा चुका हूँ और बुकिंग हो गई है। तो अब हम फ्राइडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। संदीप ने इस बीच हमें बताया कि देखिए, क्योंकि करीबन 260-270 किलोमीटर का सफ़र है, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए ताकि रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना आए और हम समय रहते शिवपुरी पहुंच जाएं। तो अंदाज़ा ये था कि हम करीबन सुबह के 10 बजे निकलेंगे और 4-4:30 बजे तक हम शिवपुरी पहुंच जाएंगे। एक बात और है कि अक्सर इस तरह की हिदायत भी आपको दी जाती है कि आप अगर शिवपुरी जा रहे हैं तो ऋषिकेश के बाद शिवपुरी का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर एक बैरियर हुआ करता है। तो उस बैरियर पर आपको 5:30-6 बजे के बाद, या यूं कहें कि अंधेरा होने के बाद, जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है और दूसरा उस रोड पर काफ़ी समय लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी होती हैं। बहरहाल संदीप के साथ थे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी हैं, तो हमें यकीन था कि हम इन सब बातों को पूरा करेंगे और समय रहते पहुंचेंगे शिवपुरी। तो साहब फिर शुक्रवार आया और संदीप की एक्यूट प्लानिंग के साथ हम ठीक 10 बजे गाड़ी में बैठ शिवपुरी की तरफ निकल पड़े। उस समय मेरे पास एक मारुति एस्टीम कार हुआ करती थी, तो हमने उसी कार को साथ में लिया और निकल पड़े। अब अगर 3 लोग हैं और तीनों ड्राइविंग करना जानते हैं और हाईवे पे ड्राइव कर सकते हैं, तो रास्ते में ड्राइविंग को लेकर कोई परेशानी आपके सामने आती नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि विपिन और मैं ड्राइविंग करने से कतराते हैं। ख़ास तौर पे मुझे सिर्फ पहाड़ों में गाड़ी चलाने में आनंद आता है और प्लेन्स पे मैं अक्सर ड्राइव नहीं करता। दूसरी तरफ विपिन का मानना यह है कि मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन आप मुझे ड्राइविंग के लिए कभी मत बोलें। मैं आराम से पीछे सीट पे बैठकर आप लोगों को किस्से कहानियां सुनाऊंगा, आप लोगों का मनोरंजन करूंगा, पर ड्राइविंग नहीं करूंगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि संदीप को ड्राइविंग का शौक है और वो काफ़ी लंबे स्ट्रेचेस पर आराम से ड्राइविंग करते हैं। सो तयशुदा टाइम पर हम तीनों लोग दिल्ली से निकले। अब ये जो शिवपुरी का रूट है, ये आप दिल्ली से निकलते हैं और निकलते निकलते गाज़ियाबाद से जब तक आप मेरठ पहुंचते हैं, आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है
और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। संदीप की प्लानिंग की धज्जियां गाजियाबाद और दिल्ली के जैम ने उड़ा दी। फिर भी हम इसी कोशिश में थे कि लगातार चलें, रास्ते में कम जगह रुकें, तो फिर भी हम वो टाइम कवर कर ही लेंगे। तो दिल्ली और गाजियाबाद को पार करते समय अक्सर 2 घंटे लगते हैं। आज हमें 3-3.5 घंटे लग चुके थे। 2-3 जगह भारी जाम मिला हमें, जिससे हमारा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया, पर इसमें चिंता की कोई बात थी नहीं, हम आगे ये रास्ता कवर कर सकते थे। अभी हम मेरठ से थोड़ी पहले थे कि संदीप ने अचानक गाड़ी को साइड में लेकर गाड़ी को रोका और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो हम झट से गाड़ी से उतरकर हमने देखा कि संदीप का जो अंदाज़ा है वो एकदम सही है, क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या गाड़ी में स्टेपनी है और दुरुस्त हालत में है। तो मैंने कहा कि देखिए, इस तरह की बातों का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, गाड़ी अक्सर ड्राइवर चलाता है, मैं इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, फिर भी स्टेपनी तो होनी चाहिए। तो हमने उतर के डिक्की में से अपना सामान बाहर किया और देखा कि स्टेपनी थी। तो कुछ समय लगाकर हमने स्टेपनी को बदला और स्टेपनी को बदलकर एक बार फिर अपना सफ़र शुरू किया। मेरठ गुजरा और मेरठ के बाद दूसरा शहर आता, उससे पहले संदीप को गाड़ी एक बार फिर रोकनी पड़ी, क्योंकि उन्हें अब फिर लग रहा था कि देखिए शायद टायर में फिर कोई गड़बड़ है। एक बार फिर संदीप का अंदाज़ा एकदम सही था, क्योंकि जो स्टेपनी हमने लगाई थी गाड़ी में, अब वो स्टेपनी पंचर हो चुकी थी। एक के बाद एक 2 पंचर, और पहले से 2-2.5 घंटे जो हम डिले हो चुके थे। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा कहीं गड़बड़ा रहा है। दूसरी बात ये थी कि अब गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी और हमें आसपास कोई पंचर लगाने वाला या इस तरह का मरम्मत करने वाला गाड़ी का दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी हम गाड़ी से उतरे और कोशिश करने लगे कि किसी को रोक के पूछा जाए कि शहर से पहले क्या किसी तरह का इंतज़ाम है कि गाड़ी का पंचर लगाया जाए। तो इतनी देर में हमने देखा कि एक विक्रम, जो ऑटो का थोड़ा सा बड़ा रूप है, उस तरीके की एक गाड़ी आ रही है। तो हमने उसको हाथ दे के रोका और उससे सवाल किया कि भैया, ये गाड़ी का पंचर कोई लगाएगा आसपास? तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ से करीबन 300 या 400 मीटर दूर ही एक पंचर की दुकान है लेफ्ट साइड पर, और वो आपका पंचर लगा देगा, गाड़ी ठीक कर देगा। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, अब कौन साहसी सामने आकर गाड़ी का टायर उठाकर पंचर की दुकान तक जाएगा। तो संदीप तो गाड़ी की तरफ मुंह करके खड़े हो गए कि मैं तो ड्राइवर हूँ और मेरी जिम्मेदारी तो ड्राइविंग की है। और विपिन की तरफ मैंने देखा तो विपिन भी आसमान निहार रहे थे, किसी मूड में नहीं थे वो भी कि मैं टायर उठा के जाऊं। तो मैंने कहा चलिए साहब, मैं बीड़ा उठाता हूं इस काम करने का। तो मैंने उस विक्रम वाले से कहा कि आप मुझे क्या वहाँ ड्रॉप करेंगे, क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा और आते समय आप किसी कारीगर को ले आएँ या वहीं पे पंचर ठीक करवा के कोई भी आपको व्हीकल या गाड़ी मिल जाएगी जो आपको वापस यहाँ छोड़ देगा। तो मैंने टायर उठाया और मैं विक्रम में बैठा और विपिन को मौका मिला मेरे परफेक्ट डीपी खींचने का, जो कि उन्होंने खींची भी। तो विक्रम में बैठ के, जो कि पहले से सवारियों से भरी पड़ी थी, मैंने बमुश्किल अपने आप को टायर के साथ एडजस्ट किया और निकल पड़ा पंचर लगवाने के लिए। जैसा कि विक्रम के ड्राइवर ने कहा था, 300-400 मीटर दूर जाके लेफ्ट साइड पर पंचर की एक छोटी सी दुकान थी, और शायद वो दुकान ऐसी थी कि उसके पीछे ही जो उस दुकान का मालिक है उसका घर भी रहा होगा। एक छोटा सा सेटअप था। और छोटे शहरों की छोटी दुकानों की खास बात यह होती है कि वो अपना बोर्ड
और उस पर क्या लिखा जाए उस पर काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैंने पढ़ा कि यहाँ पर सबके पंचर लगाए जाते हैं। मुझे हंसी भी आई कि गाड़ियों के नहीं, यहाँ सबके पंचर लगाते हैं, तो शायद मौका है अपना पंचर भी लगवा लिया जाए। तो दुकान के ठीक बाहर एक आदमी बैठकर एक स्कूटर रिपेयर कर रहा था या पंचर लगा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि साहब हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या आप पंचर लगा देंगे? तो उसने कहा बिल्कुल साहब, दुकान इसीलिए खोली है कि पंचर लगाए जाए। तो मैंने उसे कहा कि देखिए हमें आगे निकलना है, तो क्या सारे काम छोड़ आप पहले हमें फारिग करें। तो उसने हामी भरी और झट से उसने टायर लेकर पंचर लगाने का काम शुरू किया। पंचर लगाने के बाद मुझे लगा कि अब क्योंकि हम शिवपुरी जैसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आगे जाकर हमें जो रास्ता है उस पर शायद कोई मदद ना मिल पाए, तो फिर मैंने उससे सवाल किया कि साहब आपका क्या नाम है? तो उसने अपना नाम शाहरुख बताया और बोला कि बताइए कैसे और मदद कर सकते हैं आपकी। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारा जो स्टेपनी है वो भी पंचर है और मैं दोनों टायर तो नहीं लेकर आ पाया, तो क्या इस तरह का कोई आप इंतज़ाम करें कि आप हमारे साथ चलें और वो पंचर भी लगाएं या उस टायर को भी लेकर आया जा सके। तो उसने कहा देखिए मैं दुकान छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है मैं आपका ये काम कर देता हूं। तो उसने अपने किसी साथी को आवाज़ लगाई, तो अंदर से एक 17-18 साल का लड़का बाहर निकल कर आया। तो शाहरुख साहब ने उसे आदेश दिया कि जाइए आप साहब के साथ और इन्हें लेकर जाइए और जो देखिए दूसरा टायर का किस तरह से इंतज़ाम किया जाएगा। आप दूसरा टायर, ये वाला टायर फिट कीजिए और दूसरा टायर को लेकर दुकान पे आए ताकि पंचर लगा दिया जाए। ये जो 16-17 साल का लड़का था इसका नाम था मौजी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका नाम सुन के कि आप तो बिल्कुल मनमौजी हैं। तो पंचर लगा, उसने मुझे अपने साथ अपनी साइकिल पर बिठाया और मैं पीछे साइकिल पर बैठकर, क्योंकि केवल 400-500 मीटर का रास्ता था, टायर पकड़ मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ विपिन और संदीप के पास जाने लगा। दूर से संदीप और विपिन ने मुझे देखा, इस बार साइकिल पर टायर पकड़े हुए, तो विपिन को दूसरा मौका मिला मेरी डीपी खींचने का। तो मौजी आए और मौजी ने झट से टायर बदला और दूसरा टायर लेकर साइकिल पर वो आगे निकले और हम तब तक गाड़ी में बैठकर साथ साथ शाहरुख की दुकान के लिए निकल पड़े। दोनों पंचर हालांकि लगे, लेकिन इस बीच समय पूरा लग गया, क्योंकि मैं दुकान तक गया, दुकान से वापस आया, पंचर लगवाया, तो इस सब में भी 1-1.25 घंटा लग ही गया। तो अब ये तो तय था कि 4-4:30 बजे शिवपुरी पहुंचने का जो हमारा प्लान है उस पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। संदीप हालांकि हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका प्लान अब ये था कि अब जो लंच या लेजर लंच की जो बात है वो अब नहीं हो पाएगा, हम रास्ते से कुछ उठाएंगे, गाड़ी में खाएंगे और साथ साथ चलते रहेंगे ताकि फिर भी समय पे पहुंचा जाए। लेकिन मैंने और विपिन ने मन बनाया था कि किसी सड़क किनारे के ढाबे में रुक के खाना खाना है, और डेमोक्रेसी का फायदा साहब यह है कि 2 वोट 1 वोट से ज्यादा होते। तो संदीप को हमारी इस पावर के आगे झुकना पड़ा और हम मुजफ्फरनगर से आसपास या उसके बाईपास के थोड़ी आगे एक ढाबे के पास जाके रुके। आइडिया ये था कि कुछ दाल फ्राई और तंदूरी रोटी जैसी कोई चीज़ खाई जाएगी, और इसीलिए मैंने और विपिन ने पूरा जोर लगाया कि हमें ढाबे पे रुकना है और हम ड्राइव इन लंच नहीं करना चाहते। ये एक छोटा सा ढाबा था, कुल 10-12 मेज और कुर्सियां थी और छोटा सा किचन था, और 2-3-4 लोग जो थे वो लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय हम वहाँ पहुँचे तो कोई खासी भीड़ भी नहीं थी, बिकॉज लंच टाइम अब हम क्रॉस कर ही चुके थे। इस छोटे से रेस्टोरेंट या ढाबे के साथ लगकर एक टॉयलेट बना हुआ था जो शायद यात्रियों की सुविधा के लिए था।
तो मैं और संदीप हाथ धोने के लिए टॉयलेट की तरफ गए और विपिन वहीं मेज पर बैठकर ऑर्डर देने की तैयारी करने लगा। संदीप और मैं जब वापस आए तो हमने देखा कि विपिन जो है किसी के साथ बातचीत में मशगूल है। जैसे ही हम पास पहुंचे विपिन के तो हमने देखा कि जिसके साथ वो बातचीत में व्यस्त हैं वो एक बाबा है, जैसे सिद्ध पुरुष साधु के वेश में जिस तरह के लोग होते हैं। तो जैसे ही हम विपिन के पास पहुंचे विपिन ने हमें उस बाबा से तारुफ कराते हुए कहा कि ये जो हैं ये टाइगर बाबा हैं। टाइगर बाबा, ये कैसा नाम है? मैंने तो सुना था कि टाइगर सिर्फ बाम होती है, अब ये बाबा। तो मेरे इस जवाब पर या सवाल पर विपिन मुस्कुराने लगा और संदीप भी, जो दूर से हमें देख रहे थे, वो भी मुस्कुरा उठे। जी हाँ, ये टाइगर बाबा हैं और इनका कहना यह है कि अक्सर जो लोग नैनीताल या जिम कॉर्बेट या जो शिवपुरी की तरफ जाते हैं, अगर इनका आशीर्वाद उन्हें मिले तो फिर उन्हें टाइगर की साइटिंग होती है, टाइगर दिखाई भी देता है। कुछ भी, मुझे ना तो टाइगर बाबा पर विश्वास हुआ और ना जो विपिन ने मुझे कहानी सुनाई उस पर। हालांकि बाबा दिलचस्प आदमी थे। तो जब तक हमने अपना खाना निपटाया वो भी दूसरे टेबल पे बैठकर कुछ कुछ खाते रहे, तो हमने उठते हुए औपचारिकतावश ये कहा कि देखिए, बाबा से पैसे मत लीजिएगा, हमारे अकाउंट में इसे ऐड कर दीजिए। तो बाबा इस पर बहुत खुश हुए और बोले कि मिलेंगे मिलेंगे। ये कह के हम अपनी गाड़ी में बैठे और टाइगर बाबा को छोड़ हम आगे बढ़े। बाकी का रास्ता आराम से निकला। ड्राइविंग मैंने और विपिन ने बिल्कुल नहीं की, संदीप ड्राइविंग करते रहे और फिर रुड़की गुजरा। और हरिद्वार में हमारा पहले ये प्लान था कि अगर समय अनुसार पहुंचेंगे तो शायद हम हर की पौड़ी या किसी टेम्पल के दर्शन करेंगे, बट अब उस तरह की गुंजाइश थी नहीं, तो हमें लगा वापसी में देखा जाएगा, अभी फिलहाल निकलते हैं। हरिद्वार क्रॉस करके ऋषिकेश पहुंचे और अब शिवपुरी के रास्ते में थे। उससे पहले हमें लगा कि एक बार जो कैंप मैनेजर है उससे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा देरी से चल रहे हैं। तो हमने फ़ोन लगाया तो इस बार मिथुन ने फ़ोन उठाया और बोला कि आप लोग पहुंच गए। तो हमने उसे बताया नहीं साहब, अभी तो हम थोड़ा पीछे हैं, जिस पर वो थोड़ा चिंतित लगा। फिर भी उसने ये कहा कि देखिए, शायद टोल प्लाज़ा क्रॉस करते समय आपको थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि अक्सर एक समय के बाद वहाँ पे एंट्री को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा, उसने हमें ये बताया कि देखिए, आप जैसे ही शिवपुरी क्रॉस करेंगे और ब्यासी की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा। ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है शिवपुरी के बाद। दाएं हाथ पे गंगा नदी चलती है, जिसके बीचेस पर बहुत तरह के कैंप हैं जहाँ से राफ्टिंग की जाती है। और राफ्टिंग ब्यासी, कोडियाला, बहुत सारी जगह से अलग अलग रूट्स हैं। और उन सब जगहों पर, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, अक्सर ना तो बिजली की व्यवस्था है और इसीलिए अगर आपके पास फ़ोन है भी जिस पे नेटवर्क आ रहा हो तो आप चार्ज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मिथुन ने यह कहा कि देखिए, आप कैंप आ रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही आप शिवपुरी से निकलें, शिवपुरी से ब्यासी जो है वो 16.6 किलोमीटर है और जो हमारा कैंप है वहाँ से ब्यासी 3 किलोमीटर है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर को 0 पे सेट कीजिएगा और जैसे ही 13.6 किलोमीटर हो आप गाड़ी रोकें। दाईं तरफ नीचे की तरफ हमारा कैंप है, लेकिन सड़क पर एक हमारी गाड़ी है जो खड़ी रहेगी और उस पर उसके शीशे पर हमने अपने कैंप का नाम लिख रखा है। तो आपकी गाड़ी की लाइट में आपको वो दिख जाएगा। दूसरा, उसने हमें हिदायत ये दी कि आप कैंप में पहुंचे तो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएं, हमें आवाज़ दें, लेकिन गाड़ी से बाहर ना निकलें। अक्सर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस कैंप के लोग देते हैं, क्योंकि ये टाइगर का इलाका भी है। तो कोई भी राहगीर सड़क पर रात को भटके, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
तो हमने उसकी सभी हिदायतों को सुना और कहा भी कि जी ठीक है, हम इस सब पर अमल करेंगे। इसके बाद हम सब ने अपने अपने घर फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि हम ठीक ठाक तरीके से शिवपुरी पहुंचने वाले हैं और शायद इसके बाद हम फ़ोन ना कर पाएँ क्योंकि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सब काम निपटाया, ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश से शिवपुरी हालांकि 2 रास्ते जाते हैं, लेकिन हमने जो आसान वाला रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, उसी को लिया और हम अब शिवपुरी टोल पे पहुंच गए।